अगर टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं? जिनके किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड हो, और जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं उनका ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो इस एसिडिक नेचर वाले हाइड्रोजन के कारण इसकी जो रिएक्शन है, जैसे अगर इसको हम सोडियम से रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी रिएक्शन हम NaNH2 से कराएं तो Na पॉजिटिव NH2 निगेटिव, ये बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया। अगर सोडियम हाइड्राइड से करा दें, सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव H निगेटिव, सोडियम हाइड्राइड, तो H निगेटिव रिएक्ट करके आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव Na पॉजिटिव, पिछली बार हाफ H2 मिला था, इस बार H2 मिलेगा। अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराएं तो ये सॉल्ट बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव Ag पॉजिटिव। अगर इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से करें तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव Cu पॉजिटिव, ये रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिलेगी। तो ये एल्काइन की वो रिएक्शन है जो एल्कीन से डिफरेंट है। एल्काइन एसिडिक है लेकिन इतने भी एसिडिक नहीं है कि NaOH से रिएक्शन कर लें, तो NaOH के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शंस जैसे अगर एल्काइन की रिएक्शन हम H2PD और BSO4 से करते हैं तो C डबल बॉन्ड C H H R और R, यहाँ पे सिस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया से करें, यहां पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बट यहां पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और इस बार ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो ये रिएक्शन है जो एल्कीन से डिफरेंट है। एल्कीन इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करता। अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करें तो ये इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसकी रिएक्शन NaNH2 से करें तो ये वाला है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब किनारे पर, और इंटरनल मतलब बीच में। तो अगर टर्मिनल है और उसको इंटरनल में कन्वर्ट करना है तो अल्कोहलिक KOH, और अगर इंटरनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करना है तो NaNH2। तो ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। हाँ, लिंडलार कैटलिस्ट होता है H2PdBSO4, और सोडियम लिक्विड अमोनिया जब लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बस एल्काइन की यही रिएक्शन है जो डिफरेंट है, बाकी एल्काइन की रिएक्शन एल्कीन जैसी ही है। तो हम नए चैप्टर में आते हैं, एल्किल हैलाइड, है ना। और एल्किल हैलाइड पढ़ाते हुए मैंने एक रिएक्शन का चार्ट बनवाया था कि मैंने ये भी कहा था, यहां से हम 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं ना। एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, ये 3 चैप्टर मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। पहले एल्किल हैलाइड पढ़ाऊंगा, फिर एल्कोहल पढ़ाऊंगा, फिर ईथर पढ़ाऊंगा। और जब एल्किल हैलाइड एल्कोहल ईथर खत्म होगा तो उसी के साथ SN1 SN2 E1 और E2 E1 CB EI, ये 6 मैकेनिज्म है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। SN1 SN2 E1 E2 E1 CB और EI। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड शुरू करने से पहले इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस में जो मैकेनिज्म आती है पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिंग डाल दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मतलब आप समझते ही हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक ग्रुप लगा था उसकी जगह नया ग्रुप आ जाए तो हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे एल्काइल हैलाइड है और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आया, ये X निकल गया, R NU X निगेटिव निकल गया, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। X निकला, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो बिल्कुल इस टॉपिक से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, SN1 SN2 E1 E2 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो बहुत तसल्ली से पढ़िएगा इसको। SN1 SN2 को अगर मैं बात करूं तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट वालों का जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो मैकेनिज्म के नाम पे SN1 SN2 ही है, क्योंकि यही दो मैकेनिज्म ऐसी हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में बहुत डिटेल में दी हुई हैं। बाकी रिएक्शंस जो है उनकी मैकेनिज्म डिटेल में नहीं दी है, तो इनकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने डिटेल में दे रखी है, तो इनके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप का हो सकता है। देखो, न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करना है, लिविंग ग्रुप को निकलना है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये जैसे ये मॉलिक्यूल जो है जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, सबस्ट्रेट में एक एल्काइल पार्ट होता है और एक लीविंग ग्रुप होता है, जो निकलता है उसको लीविंग ग्रुप कहते हैं। सबस्ट्रेट के दो पार्ट होते हैं सबस्ट्रेट में, एक एल्काइल पार्ट और एक लीविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन देगा, लिविंग ग्रुप जो निकल जाएगा उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ हो, कि न्यूक्लियोफाइल आता जाए, लिविंग ग्रुप निकलता जाए, फिर न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से आ जाए, लिविंग ग्रुप निकल जाए, उसको कहेंगे SN2। एक रिएक्शन क्या हो सकती है कि पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए, एक केस हो सकता है कि लिविंग ग्रुप पहले निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल बाद में आए। समझो ऐसे कि RX है, न्यूक्लियोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो न्यूक्लियोफाइल के और R के बीच में बॉन्ड बनता जाए, ये वाला बॉन्ड बनता जाए और X के बॉन्ड टूटता जाए। एक ऐसी स्टेट, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। जैसे कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटा है और एल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बना है, तो रिएक्शन का मतलब क्या है, पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना। अब कैसे टूट सकता है, देखो पुराना बॉन्ड, कि पुराना वाला बॉन्ड कैसे, न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता जाए, न्यूक्लियोफाइल और आर के बीच में बनता बॉन्ड बनता जाए, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता जाए। एक ऐसी स्टेट जिसमें पुराना वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं है और नया वाला अभी तक पूरा बना नहीं है, वो सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब पुराना वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, नया वाला बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से रिएक्शन, इसको हम कहते हैं SN2। ठीक है, अब एक और केस हो सकता है, कैसा, कि ये RX था, पुराना वाला बॉन्ड पहले ही टूट चुका है, पुराना बॉन्ड पहले टूट चुका है, न्यूक्लियोफाइल बाद में आया, देखा कि अच्छा ये तो फ्री बैठा है, इसने तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है, चलो मैं ही इसके साथ बॉन्ड बना लेता हूं, तो ये बन गया और X निगेटिव, इसको हम कहेंगे SN2 और ये हो गया SN1। और इन्हीं दोनों रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको SN2 और SN1 बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर
Substitution nucleophilic bimolecular. S stand for substitution, N for nucleophilic and 2 for bimolecular. अब इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा. सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप की जगह नया ग्रुप आ रहा है. करने वाला कौन है? तो करने वाला न्यूक्लियोफाइल है. तो फिर बाईमोलिकुलर क्यों कहते हैं ये समझिएगा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर क्यों कहते हैं. ठीक है, चलिए जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Cl ले लेते हैं. ये हो गया CH3Cl. इसकी रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल से करें, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं OH नेगेटिव. ठीक है, तो अब अगर देखें तो रिएक्शन कैसे होगी. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव. और अगर क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव है, OH को यहां पे आना है इस कार्बन के पास, तो फ्रंट से नहीं आ सकता है. फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस OH पर भी नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से आएगा? बैक साइड से. बैक साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल. कैसे? यहां पे ये है CH3Cl जो कि टेट्राहेड्रल है ये, और यहां पे जब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो उसके साथ एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है. तो यहां पे 180 डिग्री पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो OH नेगेटिव कहां से आ सकता है? बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ये आके इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जब OH नेगेटिव आकर के इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे हाइड्रोजन है H2 का मॉलिक्यूल, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि H2 मॉलिक्यूल स्टेबल होता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0. लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका रीजन क्या है He2 के एग्जिस्ट ना करने का? क्योंकि He2 के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है. अभी यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग खाली था, तो कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बना है. जैसे ही OH आया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन. तो अब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटना शुरू होगा. जब टूटना शुरू होगा तो क्या होगा? ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 अब एक ऐसी स्टेट आएगी जब कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड आधा टूट चुका होगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आधा बन चुका होगा. इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. देखो सबसे स्टेबल, सबसे अनस्टेबल सिचुएशन वही होती है जब पुराना वाला बॉन्ड टूटा ना रहे और नया वाला बॉन्ड बना ना रहे. आधी हाफ सिचुएशन है, पता नहीं है कि पुराना वाला टूटेगा, नया वाला पूरी तरह से बनेगा या नहीं. ठीक है, तो ये सबसे अनस्टेबल स्टेट, बीच की सिचुएशन है कुछ, कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है. अच्छा होता कि पुराना वाला टूट ही जाता, नया वाला बन जाता, राइट. तो ये सिचुएशन कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट. फिर ऐसे ही चलता रहेगा. एक समय ऐसा भी आएगा जब पुराना वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और नया वाला बॉन्ड पूरी तरह से बन चुका होगा. ये इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, पुराना बॉन्ड टूट गया. ये, और जब ऐसा हुआ तो हम कहेंगे प्रोडक्ट बन गया, एल्किल हैलाइड कन्वर्ट हो गया एल्कोहल. अब इस रिएक्शन में हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पॉइंट्स हमें लिखते जाने हैं. जैसे हमें एक पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट, इस रिएक्शन में पुराने वाले बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ ही हो रहा है. ऐसा नहीं कि पहले पुराना वाला टूट गया हो फिर नया वाला बना हो, साथ साथ चल रहा है, प्रोसेस है, चल रही है. तो ये रिएक्शन कैसी प्रोसेस हो गई? तो ये रिएक्शन हो गई वन स्टेप प्रोसेस. ठीक है, इन विच
breaking of bond and formation of bond takes place साइमल्टेनियस, सब कुछ साथ साथ ही हो रहा है, ठीक है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना एक साथ होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड का मतलब है पुराने का टूटना और नए का बनना एक साथ हो। अगर इस रिएक्शन में देखें हम, तो ये वन स्टेप प्रोसेस है। अब अगर एक ही स्टेप है तो वही स्लो होगा, वही फास्ट होगा, वही आरडीएस होगा। तो अब एक ही स्टेप है तो यही आरडीएस है। मान लो एक रूम है जिसमें 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो क्लास के आगे बढ़ने का जो रेट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सबसे स्लो कौन लिख रहा है। लेकिन अगर कोई क्लासरूम है जिसमें एक ही बच्चा बैठा है, तो क्लास के आगे होने का, फास्ट होने का या स्लो होने का जो रेट है वो केवल उसी स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर चूंकि एक ही स्टेप है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल इसी पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। चूंकि आरडीएस में दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए दोनों पर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, यहां पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं बाइमॉलिक। उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्किल हैलाइड, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। सो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 हो गया। सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स हम लिख सकते हैं रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। मैं अगले वाले पेज में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? 4th पॉइंट, दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। अब देखो, यहां से सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल कर दें और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन डबल कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स और 2 टाइम्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन हाफ कर दें और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हाफ कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दें, इसकी कंसंट्रेशन हाफ कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन अनचेंज रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि अगर SN2 रिएक्शन हो रही है, उसमें एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आएगा। तो ऑर्डर 2 है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आरडीएस में अगर आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, अल्कोहल भी इन्वॉल्व है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। और मॉलिक्यूलरिटी 2 होने के कारण ही इसको हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर का मतलब आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं से कुछ और पॉइंट्स निकल के आते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एक तो डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड रिएक्टेंट के नेचर एंड कंसंट्रेशन पर। तो चाहे तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन आरडीएस। किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के नेचर
और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है वो तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि अगर हम एल्किलाइड की कंसंट्रेशन चेंज करें या न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अगर हम नेचर चेंज कर दें, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइलाइड ले लें, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। और देखिए, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट केटायन, एनायन या रेडिकल कुछ भी बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन केटायन, एनायन या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ही। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट +1। तो अगर 0 इंटरमीडिएट बनी मतलब 1 ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ही बनेगी। तो अगर इंटरमीडिएट बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर, और अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सो इफ वी चेंज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अब फिर ये क्वेश्चन उठता है, सर हाउ वी कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट? कैसे पता करें कि कहां पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज पेंटावैलेंट। अगर आप यहां पे देखें तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड बना रहा है। और अगर कहीं पर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है, तो कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा? 5 बॉन्ड बनाने पर इलेक्ट्रॉन रिच की तरह या डिफिशिएंट की तरह? जरा आप लोग चैट में मुझे बताएं कि यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच। ओके ग्रेट। तो ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज पेंटावैलेंट, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब बताइए जरा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसका बिहेवियर किसकी तरह है? ट्रांजिशन स्टेट का बिहेवियर किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन रिच है तो ट्रांजिशन स्टेट का बिहेवियर किसकी तरह है? केटायन की तरह या एनायन की तरह? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे ट्रांजिशन स्टेट इज हैविंग एनायनिक कैरेक्टर। और अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनायनिक कैरेक्टर है, अगर ट्रांजिशन स्टेट का बिहेवियर एनायन लाइक है, देन हाउ एनायंस आर स्टेबलाइज्ड? +I और -I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे डोनेटिंग से बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझा है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, और इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एक बात और समझिए, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम इन्वॉल्व हैं, तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। एक साथ पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे, है ना। 9th पॉइंट देखें, ट्रांजिशन स्टेट इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, ठीक है ना। पेंटा कोऑर्डिनेटेड मतलब ट्रांजिशन स्टेट में अगर देखें तो 5 एटम इन्वॉल्व हैं, और जब इतने सारे एटम इन्वॉल्व होंगे तो अब क्या होगा? अगर बहुत सारे ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल हाईली क्राउडेड होगा। तो अब 5 ग्रुप हैं, और अगर मैं H की जगह यहाँ पे बल्कि ग्रुप बढ़ा दूं तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H की जगह CH3 लगा दूं, बल्कि ग्रुप लगा दूं, तो फिर क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा।
रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर हम SN2 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो अगर हम कार्बन पे क्राउडिंग बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, समझिए, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहां पे अगर हम H की जगह बल्की ग्रुप लगा दें, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आना है, अगर बल्की ग्रुप लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल की एंट्री इजी नहीं होगी, और मान लो किसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल एंट्री कर भी गया तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल बन जाएगी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल बन गई तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल बन गई तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए क्राउडिंग बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास CH3Cl है, CH3 CH2Cl है, दोनों तरीकों से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये है, और एक टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। अब देखिए जरा, इनमें से सबसे लेस क्राउडेड मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, ये लेस क्राउडेड है। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ाएंगे तो SN2 रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, क्योंकि क्राउडिंग बढ़ने पर एक तो न्यूक्लियोफाइल इंटर नहीं कर पाएगा, पहली चीज, इंटर कर गया तो ट्रांजिशन स्टेट क्राउडेड बनेगी। दूसरी एक और बात हमने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, इनायन की तरह बिहेव करेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। इसलिए यहां पर SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर कभी भी लेंगे तो उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए, अगर मैं एल्काइल हैलाइड में हैलोजन को चेंज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज पाएगा? तो देखिए, RF RCl RBr RI है। अब यहां पे ये था रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS में कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, और बॉन्ड सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा? जो सबसे वीक होगा। तो सबसे वीक कौन सा है? कार्बन आयोडीन बॉन्ड। इसलिए अगर SN2 रिएक्शन का रेट देखें तो वो सबसे ज्यादा RI में हो जाएगा। सो बाय चेंजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप और लिविंग ग्रुप वी कैन चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो बता दीजिए एक बार, ये वाला पेज आपने लिख लिया है क्या? ये वाली स्लाइड डन है क्या? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखा है कंटेंट, इसको नोट कर लीजिए। है बेंजाइल क्लोराइड है, एलाइल क्लोराइड है, और मिथाइल क्लोराइड है। इनमें देखा जाए कि सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कहां होगी, तो जहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वहां पे उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ पे CO है विड्रॉइंग, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे विनाइल है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वैसे तो अगर ब्रांच्ड और अनब्रांच में देखें तो मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव है, पर मिथाइल से भी ज्यादा रिएक्टिव है ये, क्योंकि विड्रॉइंग लगा है। इससे भी ज्यादा ये रिएक्टिव है, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे अगर इसकी रिएक्टिविटी 1 है तो इसकी रिएक्टिविटी 40 है, इसकी 120 है, और इसकी 1600 है। मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट अगर अपन इसको मान लें, सेकंड इसको मान लें, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। 11 पॉइंट थोड़ी देर बाद देख लेंगे। थर्ड एग्जांपल, फोर्थ और देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास
एक बार नाइट्रो हो, यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, कहाँ पे SN2 रिएक्शन स्लो होगी। तो देखिए, जहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। यहाँ पे ये -I और -M विड्रॉइंग, +M -I डोनेटिंग, +I +H डोनेटिंग, और ये रेफरेंस। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग तो लगा है फर्स्ट में, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है, तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी 1 पे विड्रॉइंग लगे होने के कारण, फिर 4 पे, फिर 3 लेस डोनेटिंग और 2 मोस्ट डोनेटिंग, तो रिएक्शन सबसे कम। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर ब्रिजहेड पे Cl लगा है तो ये कभी भी SN2 रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैक साइड पे अब रिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी। अगर क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्लोरीन में रेजोनेंस होने के कारण क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इसलिए इसमें भी SN2 नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम विनाइल क्लोराइड ले लें तो विनाइल क्लोराइड में भी क्लोरीन यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इसलिए चाहे ब्रिजहेड वाला क्लोरीन हो, चाहे क्लोरोबेंजीन या विनाइल क्लोराइड, इन तीनों में ही SN2 रिएक्शन नहीं होती है, किसी में भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। जो रेजोनेंस में होगा, बिल्कुल, अगर SN2 रेजोनेंस में है तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो फिर SN2